चलिए जी, एपी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2 and the sum of the first 5 terms is equal to 1/4 of the sum of the next 5 terms, find the sum of first 30 terms। करिए शुरू। क्या कह रहा है कि ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म एपी की वो है 2। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स कौन सी होती हैं भाई? फर्स्ट 5 टर्म्स को अगर हम लिख दें A1, A2, A3, A4 और A5, ये फर्स्ट 5 टर्म्स है और इनका सम लिख दें, ठीक है, which is equal to 1/4 of the sum of the next 5 terms। अब next 5 terms कौन सी होंगी? A6 plus A7 plus A8 plus A9 और plus A10, ठीक है, ये होंगे। अब आप देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? मैं इसी पे चेंज कर रहा हूं, आप लोग नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इस 4 को, जो यहाँ पे जो 4 है 1/4, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं, तो मेरे को जो बनेगा वो कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ठीक है। आप लोग अपनी जरूर अगली लाइन में लिखिएगा, मैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। तो 4 हो गया, ठीक। अब एक चीज देखो, हमें A1 से लेके A5 का आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स होगा, है ना। S5, ये बेसिकली S5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये चीज जो है S5 लिखी है, तो ये हम निकाल सकते हैं, हम इसका फॉर्मूला है। लेकिन ये A6 से लेके A10 का जो है ना, इसका फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये S10 बन जाए? तो अगर मुझे इसको S10 बनाना है तो मैं क्या करूं, इस साइड में, अच्छा देखो, मैं यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं, 4A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 तो है ही यहाँ पे, और यहां पे है हमारे पास A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये A1 से लेके A10 तक कंटिन्यूस हो जाएगा, यानी कि ये चीज जो बन जाएगी ये S10 बन जाएगी। लेकिन क्योंकि मैंने यहां पे इस चीज को एक्स्ट्रा लेके आई, जो थी नहीं हमारे पास, तो सेम ही चीज मुझे यहां पे भी ऐड करनी चाहिए, ये चीज, ठीक है। और जब मैं यहां पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड में ऐड कर रहा हूंगा तो क्या होगा, ये 4 की जगह यहाँ पे 5 हो जाएगा भाई। अब ये बात ठीक है, 4 की जगह, क्योंकि एक ऑलरेडी सेम चीज में ऐड कर रहा हूं, तो 4 प्लस सेम चीज एक बार, तो 5 हो गया, ठीक। तो अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हो गया कि ये हो गया S5 इंटू S5 इज इक्वल टू S10। इनके फॉर्मूले हमको पता है, तो 5 इंटू क्या होगा, S5 क्या होता है, मैं 5/2 मैं लिख रहा हूं 2A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, और इधर से क्या हो जाएगा, 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। ये हमारे फॉर्मूले बन गए। बस इसको ही मुझे सॉल्व करना है। तो ये 5/2 से ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 2। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ए हमको ऑलरेडी इसने दे रखा है, ठीक है, ए इज 2, तो कर देते हैं भाई 5 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 4D, और यहां पे हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 4 प्लस 9D। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं क्या आंसर आ जाएगा आपके पास। D इज इक्वल टू -6 आ जाएगा, आप लोग करके देख सकते हैं।
बताइए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछें। तो बस अब हमारे पास क्या है, हमको ए पता है, ए हमारे पास 2 है, डी हमने निकाल लिया है, और हमसे पूरा है सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म यानी कि S30 पूछ रहा है, ये आप निकाल सकते हो, नहीं इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। S30 आप निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा 30/2, 2 × 2 प्लस ये हो जाएगा 29D, 29 × -6, ये सब आप निकाल सकते हो। मैं आंसर बता देता हूं, -2550, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब ये आपके पास क्वेश्चन है, दिस सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन एपी आर S1 S2 S3 रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट S3 इज इक्वल टू 3 × S2 - S1। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें n टर्म्स का जो सम है वो S1 दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, S1 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 × d, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हमको मालूम ही है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब S2 लिखेंगे, S2 क्या होगा फिर, अब S2 कितने का सम है, 2n टर्म्स का सम है, तो हमारे पास क्या आएगा 2n/2 2a प्लस 2n-1 × d। अच्छा, ये आप पहले ही लिख लोगे कि भाई लेट द फर्स्ट टर्म इज a एंड द कॉमन डिफरेंस इज d, ये आपको लिखने की आदत हो ही जाएगी, है ना। मैं बार बार लिखता रहूंगा तो उससे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट होना नहीं है। अच्छा, S3 इज इक्वल टू क्या होगा फिर, 3n/2 और 2a प्लस 3n-1 × d, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हो गई। अब हमें करना क्या है कि ये प्रूव करना है, ये वाला S3 इज इक्वल टू 3 × S2 - S1। अब करें क्या भाई, हम एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड को शुरू करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो क्या किया जाए भाई, पहले तो S2 - S1 निकाल लेते हैं, इसका मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, S2 - S1 इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए फर्क है ना, तो चलो मैं एक काम करता हूं, पहले एक बार पूरा लिख देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 2n/2 2a प्लस n-1 × d, यहाँ पे आएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे 2n होगा भाई, जस्ट मिनट, तो यहाँ पे 2n होगा, ना कि n होगा, नहीं तो अभी गड़बड़ हो जाती। माइनस n/2 2a प्लस n-1 × d। अब हमें इसको सॉल्व करना थोड़ा सा, तो देखो n/2 तो यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। n/2 बाहर आ गया, अब ये जो 2 है ना, ये पहले ब्रैकेट के अंदर चला गया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4a प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 इसके इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा साथ में, है ना। तो क्या हो जाएगा 4n-2 × d, ये आ जाएगा, और यहां से ये पूरा का पूरा ब्रैकेट वैसे ही आ जाएगा, तो -2a माइनस n-1 × d, ऐसा आपको मिलेगा। अब n/2, अब 4a - 2a, तो फिर से 2a हो गया प्लस 4n, अच्छा d तो कॉमन आने वाला है ना, देखो यहां से d कॉमन आएगा, तो ये 4n-2 और -n+1 बन जाएगा ये। तो अब क्या बनेगा, n/2
2a प्लस d 3n और -1, ये बन गया। अच्छा, ये हो गया हमारा S2 माइनस S1। और अब अगर जैसे कि हमें 3 इंटू S2 माइनस S1 करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3n/2 2a प्लस, अब मैं 3n-1 पहले लिख रहा हूं। अब आप ऊपर देखिए, ये इक्वेशन नंबर 3, ये क्या है, ये S3 है कि नहीं है, दिस इज S3, हेंस प्रूफ। ओके जी, अब ये क्वेश्चन है आपका, इफ इन एन एपी द सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू n एंड द सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट द सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज माइनस m प्लस n। तो ये आपका भाई होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा, आराम से हो जाएगा, हम ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज इज 7n+1 and ratio 4n+27, find the ratio of their mth term। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये टू एपीज की बात कर रहा है, देखो ये दो एपीज की बात कर रहा है, ठीक है। अब दो एपी हैं तो इसका मतलब उनके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो है अलग अलग होंगे, है ना। तो हम मान लेते हैं कि भाई लेट दी, चलो ये सब आप इतनी कहानी तो आप लिख सकते हो, है ना। मैं क्या करता हूं, मैं तो बस सीधा सीधा लिख देता हूं। अब आप लोग क्या लिखोगे मैं बता देता हूं, है ना। आप लोग लिखोगे लेट दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस आर A1 D1 एंड A2 D2, ये सब आप कहानियां लिख लोगे, है ना। अब हम बात करें कि अब क्या होगा, अब इनके n टर्म्स का जो है रेशो वो हमको ये गिवन है, तो n टर्म्स का रेशो लिख लेते हैं। तो n टर्म्स का रेशो क्या होगा, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू D1, ठीक है। अब क्योंकि A1 और D1 हमारे हमने ले लिए हैं यहाँ पे, और ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू D2, और ये हमको गिवन है 7n+1 ओवर 4n+27, ऐसा गिवन है हमें, ठीक है। और अब ये पूछ क्या रहा है, ये तो हमें गिवन है, अब हमसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स। अच्छा, mth टर्म का रेशो अगर ये पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये पूछना क्या चाहता है, ये पूछना ये चाहता है कि भैया A1 प्लस m-1 इंटू D1 ओवर A2 प्लस m-1 इंटू D2, ये इसको ये चाहिए। और आपके पास क्या है, आपके पास ये रिलेशनशिप है, मतलब इस रिलेशनशिप को यूज करके आपको किसी तरीके से यहां पे पहुंचना है। अब देखिए जी, अब करना क्या चाहिए, तो हम जो है एक काम करें, सबसे पहले तो ना ये n/2 और n/2 तो काट कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ये कट गए हमारे। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ, 2a1 प्लस n-1 इंटू D1 और 2a2 प्लस n-1 इंटू D2, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम एक, अब देखो हमें चाहिए A1 प्लस समथिंग मल्टीप्लाइड बाई D1, तो यहाँ पे 2a1 है, तो मैं इस यहां से अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, तो 2 से डिवाइड कर सकता हूं। तो इसका मतलब यहां से इस रिलेशनशिप से मुझे क्या मिल रहा है, A1 प्लस n-1/2 इंटू D1 डिवाइडेड बाई A2 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू D2।
और इधर तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ही 2 2 से डिवाइड किया है। यहाँ पे भी हम करेंगे 2 से 2 तो वो ऐसे भी कैंसिल होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए 7n+1 ओवर 4n+27। बताइए यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि? अब देखिए, अब जरा इसको और इसको ध्यान से देखो, इनमें फर्क क्या है? इसमें सिर्फ एक ही फर्क है। चलो आप लोग एक बार देखो और मुझे बताओ कि फर्क क्या है। ओके जी, अब जरा देखो, मैंने ही आपसे कहा कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। अब देखो यहाँ पे A1 यहां भी लिखा है, इधर भी लिखा है, ठीक है। A2 यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है। ये D1 यहां भी लिखा है, D1 ऊपर और नीचे D2 भी लिखा है, यहां भी लिखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे ये m-1 लिखा है और यहां पे n-1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। इतना ही फर्क है। तो और मुझे चाहिए ये वाला हिस्सा, जबकि ये दोनों एक जैसे से ही हैं। तो अगर मैं ऐसा करूं, रिप्लेस n-1/2 इक्वल टू, तो मैं क्या कर रहा हूं, n-1/2 को मैं m-1 से अगर आपस में रिप्लेस कर दूं तो मेरे को मेरा काम बन जाएगा। तो अब लेकिन अगर मुझे ये कर रहा हूं तो मेरे को एक्चुअली भी n को किस चीज से रिप्लेस करना है ऐसा सोचना है। फिर तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 2m-2 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 2m-1। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब मैं आपस में रिप्लेस करूंगा, इस n इसकी जगह में m-1 रखूंगा तो मेरे को ये चीज मिल जाएगी ऊपर वाला। तो अगर मुझे ऊपर वाला मिल गया है तो मुझे राइट हैंड साइड में भी n की जगह क्या रख देना चाहिए, ये 2m-1। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, यहां पे मेरा आंसर आ जाएगा 7, या मैं चलो नीचे लिख देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और n की जगह 2m-1 कर देता हूं, ये +1 तो पहले से ही है ही, डिवाइडेड बाई 4 और n की जगह 2m-1 और +27। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 14m और ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 8m और ये हो जाएगा +23। तो ये जो है ये आपका आंसर आ गया। अब आपको एक बात याद रख लेनी चाहिए, जब भी आपको ऐसा दिया हो कि रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स, सम का n टर्म्स के सम का रेशियो दे रखा हो कुछ, और आपसे कहे उनकी टर्म्स का रेशियो है ना, nth टर्म या mth टर्म, कोई भी टर्म, या इवन कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, लेट्स से कहे 20th टर्म का रेशियो, तो आपने क्या करना है, आपने n इज इक्वल टू m-2m-1 ये रिलेशनशिप को चेंज कर देना है, आपका आंसर सीधा आ जाएगा। एक मतलब विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आके लिया मैंने, एक और क्वेश्चन लिया है, द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 3n+8। तो अब आपको क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है 3n+8 ओवर 7n+15 ऐसा दे रखा है। तो आपको 12th टर्म का रेशियो बताना है। तो 12th टर्म का रेशियो आप क्या करेंगे, तो यहां पे m की जगह 12 आ गया है ना। तो अब आप क्या करेंगे, तो ये हमारे पास जो ऊपर क्वेश्चन था वहां पे m था, तो m इज इक्वल टू, इसने 12 रख दिया है, तो हम n की जगह क्या रखते हैं 2m-1, यानी कि 2 × 12
-1 यानी कि 23 हो गया। तो n इज इक्वल टू 23 रिप्लेस करते ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, 3 इंटू 23 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 23 प्लस 15, और ये हो गया आपका 77 ओवर 176, या फिर ये हो गया 7 ओवर 16। ये आपका आंसर। अब देखो, इतना छोटी सी चीज अगर आपको याद है तो आप कितनी स्पीड से आंसर निकाल रहे हो। अदरवाइज आप ऑफ कोर्स लॉन्गर मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर, वो आप कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू दैट। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस। प्रॉपर्टी 1 क्या कह रही है, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी, then the resulting sequence is also an AP with the same common difference। मतलब आपके पास अगर कोई एपी है, लेट्स से कोई भी एपी ले लेते हैं, लेट्स से 1 3 5 7 9 और ये चल रही है, ठीक है। आगे अगर इसमें कोई एक कांस्टेंट ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, मान लीजिए मैं इसमें सब में 2 ऐड कर देता हूं, 2 इज अ कांस्टेंट, तो क्या होगा, तो 2 ऐड करेंगे हर टर्म में, तो ये हो जाएगा 3, तो क्या हुआ, तो कह रहा है कि अगर कांस्टेंट ऐड करें तो द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी, तो ये जो नई बनी ये भी तो एपी बनी विद द सेम कॉमन डिफरेंस। यस, इसका कॉमन डिफरेंस भी आपको 2 दिख रहा है। सेम वे अगर हम कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते तो भी एक एपी बनती जिसका कॉमन डिफरेंस भी 2 ही, मतलब जो भी हम ऐड करते वो ही बनता। ठीक, क्लियर हो गई ये बात। ओके जी, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, if each term of an AP is multiplied or divided by a non-zero constant k, then the resulting sequence is also an AP with common difference kd या d by k। मतलब अगर आपने मल्टीप्लाई किया है किसी सेम कांस्टेंट को, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या अगर डिवाइड किया है तो वो डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फिर से अगर हम एपी को देखें तो क्या होगा, 1 2 3, मान लीजिए मैं इसको नए सिरे से लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है जी। ओके, क्लियर हो गया भाई बच्चा लोगों? यस गुड डे जी। यस सर। और ओके जी, अब जरा ये प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको लिखाया भी था ऑलरेडी, ठीक है, कि अगर किसी एपी लिखी हुई है उसकी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ऐड करें तो इक्वी डिस्टेंट जो टर्म्स है वो फर्स्ट एंड लास्ट से उनका सम सेम ही होता है, ठीक है ना। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ था, उसको हमने क्वेश्चन में भी यूज किया था, तो इसलिए वो फिर भी नए सिरे से मैंने लिखा दिया आपको। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये आपको पता है, 3 numbers A B C are in AP if and only if 2B is equal to A plus C। ऑफ कोर्स ऐसा होता ही है ना भाई, मान लीजिए 1 3 5 ये AP में है, तो क्या होता है, हम ये आता कहां से भाई, 3 - 1 शुड बी इक्वल टू 5 - 3, है ना, तभी तो पता चलता है कि कॉमन डिफरेंस है। तो अब आप देख लो इसको, यहां से ये बड़े आराम से दिख जाएगा आपको, है ना। तो 3 + 3 = 5 + 1 आ गया 6। तो यहाँ पे अगर A B C अगर
हो तो b माइनस ए इज इक्वल टू होता है c माइनस बी, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपके पास 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ये कई बार यूज होते हैं, इसलिए आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं, ऑल्दो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है कि जो आपको पता ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूं, अ सीक्वेंस इज एन एपी इफ एंड ओनली इफ nth टर्म इज लीनियर एक्सप्रेशन, ये मैंने आपको बता दिया था, और कॉमन डिफरेंस ये होता है। ठीक, और ऐसे ही अगर सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म इज क्वाड्रेटिक, ये भी मैंने आपको लिखाया था। इस केस में क्या होता है, डी डबल हो जाता है उसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस इनको अलग से एक बार टेबुलेट कर दिया हमने। ठीक है, प्रॉपर्टी 7, इफ द टर्म्स ऑफ एन एपी आर चोजन एट रेगुलर इंटरवल्स देन दे फॉर्म एन एपी। मतलब अगर एक एपी हो उसके रेगुलर इंटरवल, मान लीजिए आप उसकी हर थर्ड दो दो टर्म छोड़ के अगर उनको लिखना शुरू कर दें तो वो भी एक एपी ही बन के आएगा। ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ऐसा है ना। और ये आप देखिए, इफ an plus 1 and 2 and an plus 2 are three consecutive terms of AP, then this, ये तो वही है a b c जो है वही है 2b is equal to a plus c। ठीक है, अगर ये इन AP है तो इसमें भी कोई नई चीज नहीं है, तो ये भी वही चीज है, बस लिखने का एक तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। ओके जी, अब इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी सी आर इन एपी प्रूव दैट द फॉलोइंग इज ऑल्सो इन एपी। ठीक, क्या मतलब कि b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये भी एपी में होंगे। तो हमें दिया है कि ए बी सी एपी में है, तो हमें ये बताना है कि b प्लस सी प्लस ए प्लस बी भी एपी में होंगे। देखो, दो तीन तरीके से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कि आप ए बी सी से शुरू हो जाओ और यहां तक पहुंचो, या आप ये कहो कि दे आर इन एपी। अगर हम ये मान के चलने, उल्टा चलने की, ये हम मान के चलने की भाई ये एपी में हैं और उसके बाद हम यहां पे पहुंचे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए उल्टा चलने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ए बी सी आर इन एपी। ओके जी, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि लेट बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इन एपी। ठीक है, हमने यहां से शुरू किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर ये एपी में है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, इनका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो सी माइनस ए माइनस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए, ऐसा होना चाहिए। और इससे क्या मिला आपको, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए। कुछ कैंसिल हो रहा है भाई, ये सी से सी कैंसिल हो रहा है, ये सी प्लस ए होना चाहिए था ना, मैं गलत लिख गया यहाँ पे, सी प्लस ए होना चाहिए था यहाँ पे, ये होना चाहिए था। तो ये सी प्लस ए और यहाँ पे होगा ये माइनस ए होगा, तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल, तो इसका मतलब हो गया कि ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी। तो ये हो गया b माइनस सी, इसका मतलब हो गया 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। इसका मतलब हो गया कि ए बी सी आर इन ए पी। तो हमें करना क्या था, हमें पता था ए बी सी एपी में है और हमें ये प्रूव करना था। हमने ये कह दिया कि भाई ये तीनों टर्म्स एपी में हैं, तो हम यहां तक उल्टा चले आए। ठीक है, तो दोनों ही तरीके इसको इस वे में आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मान लेते हम ये कहें कि भाई नहीं, हमें तो यहाँ ए बी सी से ही यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम ऐसा कुछ सोचने की कोशिश करें तो क्या होगा।
तो भाई ठीक है, चलो उसको भी करके देखते हैं। तो उसमें क्या करेंगे हम, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। तो अब देखिए हम कहेंगे कि भाई अच्छा ए बी सी इन ए पी, ठीक है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि भाई अगर एपी में कोई चीज है तो हम उसमें अगर एक कांस्टेंट ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी वो एपी में ही रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी वो एपी में ही रहेंगे। तो क्या होगा, -a -b -c इन एपी, ये भी एपी में होंगे क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो भी एपी ही रहती है। ये भी हमने प्रॉपर्टी में देख ली। अब अगर इसमें सेम कांस्टेंट ऐड कर दूं मैं, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों में ऐड कर देता हूं, तो -a प्लस बी प्लस सी -b और a प्लस बी प्लस सी -c, ये भी एपी में ही रहेंगे। क्यों, हमारी प्रॉपर्टी थी, अभी हमने पढ़ा था। और अब क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा आपके पास b प्लस सी और यहां से आ जाएगा a प्लस सी और यहां से आ जाएगा आपके पास a प्लस बी, ठीक है, इन एपी। तो आप वहां से भी यहां तक पहुंच सकते थे। इच्छा है आपकी, प्रैक्टिस है आपकी, आप आराम से चीजें कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू आर नॉट वायोलेटिंग एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज। ये आपके पास है, इफ ए बी सी आर इन एपी प्रूव दैट द फॉलोइंग इज आल्सो इन एपी, ठीक है। अब इसको करके देखिए आप लोग, होता है कि नहीं होता आप लोगों से। अब क्या करो, यहां से शुरू हो जाओ इस वाले टर्म से, ठीक। यहां से आप दिस टर्म माइनस दिस टर्म कॉमन डिफरेंस बना लो और उसके बाद कर लो, या ट्वाइस ऑफ दिस शुड बी दिस, व्हाटएवर यू वांट टू, और आएगा वो। चलो करके देखो, चलो फटाफट। आप लोगों का, ज्यादातर लोगों को आ चुका है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए। अब हमने यहां से शुरू किया कि हमने कह दिया कि ये एपी में है, तो हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, ये इक्वल होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं पहले। बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी शुड बी इक्वल टू सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए। अब कॉमन देखें तो क्या हो रहा है हमारे पास, बी स्क्वायर और ये, अगर मैं यहाँ पे सी कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर जल गया थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा हमारा, सी कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां पे मैं अगर कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ए बी, राइट, ये हो जाएगा प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। और यहाँ पे क्या होगा, सी स्क्वायर ए और यहाँ पे है बी स्क्वायर ए, तो ए कॉमन ले लिया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से हम बी सी कॉमन ले लेते हैं तो सी माइनस बी, ऐसा आ गया हमारे पास। अच्छा अब देखिए, इसको हम क्या रखते थे, बी माइनस ए और बी प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा सी इंटू बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए प्लस ए बी, ये हो गया बी माइनस ए। यहां से हम लिख सकते हैं सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी प्लस बी सी इंटू सी माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे बी माइनस है, यहाँ पे भी बी माइनस है, इसको कॉमन ले लेते हैं तो ये बी माइनस ए आ गया। तो ये क्या बन गया, यहाँ से
C इंटू बी और प्लस ए होगा। मैं इसको सीधे सीधे ओपन कर रहा हूं, तो सी बी प्लस सी ए और यहां से बचा प्लस ए बी इज इक्वल टू, यहां से हम c माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहां से आएगा a इनके साथ मल्टीप्लाई होगा ए सी प्लस ए बी और ये प्लस हो गया बी सी। अब आप देखो ये और ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। अगेन 2b इज इक्वल टू c प्लस ए। इसका मतलब ए बी सी इन ए पी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस हैंडल करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है। अब दिख रहा है ये a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा यहां से, तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं, करिएगा इसको। ये क्वेश्चन है, इफ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन AP, then prove that the following is also in AP: 1 upon b plus c, 1 upon c plus a, 1 upon a plus b। ये भी AP में है। तो फिर से क्या किया जाए, यहां से इन तीनों को हम ये कह देंगे कि ये AP में है। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 अपॉन सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए। इनको सॉल्व कर लें तो एलसीएम ले लेते हैं, तो c प्लस ए इंटू बी प्लस सी, दिस विल गिव अस b प्लस सी माइनस सी माइनस ए, एंड यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इंटू सी प्लस ए, एंड दिस विल बी c प्लस ए माइनस बी। अच्छा यहाँ पे भैया c प्लस ए इधर दोनों साइडों से कैंसिल हुआ, और कुछ भी कैंसिल हो रहा है, यस यहाँ पे c कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे a कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि b माइनस ए ओवर b प्लस सी is equal to c minus b over a plus b। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमें दे देगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन AP। यही आपको प्रूव करना। अब देखिए जी, ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए बी सी आर इन AP देन प्रूव दैट a माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। ऐसा आपको प्रूव करना है। तो इसको करने के लिए क्या करें भाई, ए बी सी इन AP में है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, या हम b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा a माइनस सी होल स्क्वायर। इस कंडीशन में इसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो a माइनस सी होल स्क्वायर ये जो है हमारे पास है b स्क्वायर माइनस ए सी है। तो अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू रख दूं तो क्या हो जाएगा a प्लस सी बाई होल स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है जी, ये बनेगा तो 4 यहाँ पे आ जाएगा 4 एलसीएम में, और ये हो जाएगा a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसा बन जाएगा आपके पास, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अच्छा, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, आपको a माइनस सी का होल स्क्वायर ही बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास वही है और राइट हैंड साइड में भी वही है, हेंस प्रूव। सॉरी।